एबीपी न्यूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के एक्शन पर बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े बड़े लोग अंदर हैं, आगे कौन अंदर होगा कौन नहीं होगा ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन जिसने पाप किया है उसे पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। तो पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पिछले 20 साल के साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूं जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा। तो बड़े बड़े लोग जाएंगे अंदर, एक्शन का नया कैलेंडर जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है, पाप किया है, उसको पता होगा और उसका नंबर तो आएगा। तो ऐसे में सवाल, भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी, किस पर पड़ेगा भारी, लेकिन कुल मिलाकर इस पर सियासत जोरदार। पर विजय जी, सवाल यह है कि अभी तक जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करता रहा है कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आईना दिखाने का काम किया है कि वो देखिए ना जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं। एक बात है, और जितने लोग विपक्ष के आरोप हो सकते हैं, विपक्ष का आरोप यह है कि ज़्यादातर विपक्षी नेताओं को उसमें लिया गया, लेकिन उनमें से किसी को भी अदालत ने छूट नहीं दी, पहली बात, ताकि ये आप नहीं कह सकते कि उनको गलत तरीके से निशाने पर लाया गया। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है रोमाना जी, कि प्रधानमंत्री ने जिसका आज मैसेज भी दिया है आपको, आपके इंटरव्यू में, आपको एक तो बधाई आपको कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का किया, लेकिन आज जो मैसेज दिया वो मुझे जानकारी मिली कि ईडी और सीबीआई इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर ये सरकार आती है तीसरी बार तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी कर चुका है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया कि जिन्होंने किया है, किसका नंबर लगने वाला उसको तो पता ही है। सही बात। तो वो नंबर की कार्रवाई मुझे लगता है इस इलेक्शन के बाद ज़्यादा बड़ी होने वाली है। विपक्ष का आरोप यहाँ तक सही है कि केवल विपक्षी नेताओं को लिया गया और जो सरकार के साथ है उनको नहीं लिया गया, लेकिन उनमें कोई गलत लोगों को जेल में भेजा गया या एक्शन लिया गया ऐसा नहीं लगता, क्योंकि किसी पर भी अदालत ने कोई आपको छूट नहीं दी। एक स्टैंड है, और मेरे ख्याल में आपके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उसको बिल्कुल भविष्य के तौर पर स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 5 साल से लगातार ये माहौल बनाया जा रहा था कि एजेंसीज का इस्तेमाल करती है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लोगों को टारगेट करने के लिए, अपने विपक्षियों को धराशायी करने के लिए। तो उन्होंने एक क्लैरिटी तो इस इंटरव्यू में दे दी आपके कि एकदम निश्चिंत रहिए, अगर आपने गलत किया है तो ये कार्रवाई का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। तो आप काउंटर पॉइंट अपना रखते रहिए कि साहब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये मत कतई सोचिए कि ये कार्रवाई का जो सिलसिला है, जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में किया है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम अगले 5 सालों में भी वही एटीट्यूड रखेंगे, वही रवैया रखेंगे। बिल्कुल। और मैं बस दर्शकों को ये बताती चलूं कि ये पूरा इंटरव्यू दोपहर 1 बजे एबीपी न्यूज पर हम फिर से आपको दिखाएंगे, जरूर रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रेसिवली काउंटर करते हुए विपक्ष के हर आरोप पर एक तरीके से तथ्य के साथ विपक्ष को घेरते हुए, तो मतलब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम है जो आगे बढ़ाएगी मोदी सरकार। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना ही रहे हैं, चुनाव से पहले भी उन्होंने बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए था कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांचें क्यों बंद हो जाती हैं या क्यों रुक जाती हैं, और उस पर उनका क्या जवाब होता, वो ज़्यादा बेहतर और तब वो कंप्लीट उनका उत्तर होता। वरना कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कहेगा कि हमारी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो तो यही कहेगा। जब कांग्रेस के ज़माने में एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता था तो कांग्रेस के नेता भी यही कहते थे कि नहीं कानून अपना काम कर रहा है। वही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ मामले गंभीर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और अगर उनमें से किसी के पास कोई दोषी नहीं होगा तो अदालत से छूट जाएगा।
लेकिन यहाँ बड़ी बात ये थी कि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि साहब देखिए ना कितने बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़े बड़े नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब पहले तो पूछा जाता था पलटकर कि साहब ये तो छोटी मछलियां हैं जिन पर एक्शन हो रही है, वो जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई क्यों? और अब अगर जांच एजेंसियां उस दिशा में बढ़ रही हैं तो फिर खलबली आप में। राकेश जी, देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 का चुनाव भी भ्रष्टाचार पे लड़ा गया। 2024 के चुनाव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के ही लाया गया। दोनों सरकारों की तुलना करिए, 4 से 14 और 14 से 24, दोनों की तुलना में आप देखेंगे कि दोनों के प्रधानमंत्री ईमानदार थे। मतलब 4 से 14 में यूपीए सरकार के समय भी प्रधानमंत्री ईमानदार थे, लेकिन पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई थी। लेकिन 4 से 14 से 24 का आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी ईमानदार हैं और सरकार के ऊपर किसी तरह की उंगली भी उन्होंने नहीं उठने दी। ये एक बड़ा विषय है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री को उठा के बंद किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया और ये कहा गया कि ईडी की तरफ से उन्हें जबरदस्त गिरफ्तारी की गई है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने उसमें राहत क्यों नहीं दी? फिर दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल में बंद है, वो भी चाहते हैं कि हमको भी छूट मिले। तो ईडी सीबीआई की तरफ से यदि कहीं भी कमजोरी है तो हमें लगता है भारतीय न्यायपालिका आज भी उतनी ही विश्वसनीय है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में यदि गलत तरीके से किसी को पकड़ा गया है तो उसके साथ न्याय करे। बिल्कुल। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो एडवांटेज मोदी, एडवांटेज बीजेपी सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष की घेराबंदी इस मुद्दे के जरिए हो रही है। 10 सेकंड में सर जल्दी से। जीरो टॉलरेंस नरेंद्र मोदी ने एकदम शुरुआत में कह दिया था करप्शन पे। बिल्कुल। तो और इस उनका बार भी attitude उन्होंने ये clear बात था उस दोहराई समय। थी। बिल्कुल, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान वो जो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को कई साल तक अटकाने लटकाने का सिलसिला जारी रहा, उस पर जो एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था उस पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मुद्दे पर 2 टुक क्या कहा है वो आपको आगे दिखाएंगे भी, लेकिन पहले तो ये जानिए कि प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज को धन्यवाद भी दिया इस विषय को उठाने के लिए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि ब्रह्मोस के साथ अगर ऐसा व्यवहार ना होता पिछली सरकार का तो लाखों करोड़ों का निर्यात हो चुका होता। एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता कि ये 100 चीजें अब इंपोर्ट नहीं होगी जी, अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुंच चुका हूँ, तो उससे भी ज़्यादा पहुंचा, बड़ा नंबर है। वो बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। इसी का इंडिया में मैन्युफैक्चर को विश्वास है, अब तो ये हमारा बिकने ही वाला है, तो वो भी बनाने लगा। जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी बनाने वाले की कंपटीशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे 8 बना रहे। तो यानी देश को आज हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है जी। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर, मेरा कारखाने का अलग है, तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे शानदार और सॉलिड इंटरव्यू की ये कुछ झलकियां जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पूरा इंटरव्यू अब से कुछ देर बाद दोपहर 1 बजे एबीपी न्यूज पर आप देख सकेंगे। और ऐसे में ये ब्रह्मोस वाला मुद्दा जिसको लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खुलासे के लिए एबीपी न्यूज का धन्यवाद भी किया और विस्तार से जवाब भी दिया। सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ब्रह्मोस की फाइल किसने अटकाई। और विजय जी, जिस बात का जिक्र अभी राकेश सर कर रहे थे कि साहब आप 4 से 14 और 14 से 24 की कहीं ना कहीं तुलना करनी होगी, उसमें वो 4 से 14 और खासतौर से यूपीए सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें पॉलिसी पैरालिसिस, सरकार आईसीयू में, इस तरीके के जितने आरोप लगते थे, और वहीं दूसरी तरफ ये मोदी सरकार की दुनिया में कोरोना जैसी महामारी, विश्व युद्ध जैसी स्थिति बावजूद इसके देश आगे बढ़ रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है।
कंट्रास्ट दिखता है और आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। उस समय यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर बहुत बात हुई और मुझे जितना याद आता है कि मोदी सरकार के आने से पहले जितनी सरकारें रहीं उसमें रक्षा से जुड़े हुए जो सौदे थे वो या तो नहीं होते थे, और जैसे एंटोनी साहब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको लगता था कि जब भी कोई सौदा होगा तो रक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरेगा। तो वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने, उससे बचने, उसकी खरीद, उसको बेचने, उस तमाम चक्कर में वो पॉलिसी पैरालिसिस रहा और हम रक्षा के मामले में बहुत मुश्किल में फंस गए थे। मुझे याद आ रहा है कि उससे पहले जब 99 में कारगिल जब हुआ था तो जब युद्ध हो गया तो उसके बाद सरकार को ये संकट खड़ा हो गया कि हमारे पास यदि ये जंग लंबी चली तो क्या हमारे पास उतने हथियार होंगे कि नहीं होंगे। तो वो सारा जो कहना चाहिए कि लॉस था, पॉलिसी पैरालिसिस था और रक्षा मंत्रियों का ये डर, और उसके बाद भी यूपीए सरकार में जैसे राकेश जी ने भी जिसका जिक्र किया सबसे ज़्यादा करप्शन के मामले आए जी। ये नहीं हुआ कि काम नहीं हुआ है तो कम से कम वो क्लीन सरकार रही हो, वो नहीं हुआ। इसका मतलब काम करने का और करप्शन का कोई एक संबंध नहीं है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक, अभी क्या देखिए, एक बड़ा प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी उस गहरे विषय को एड्रेस कर गए चूँकि उन्होंने 10 साल पीछे के समय का जिक्र किया है। विजय जी की बात से मैं उसको एक कदम आगे ले जाऊंगा। बहुत पुराना परसेप्शन है, विनोद जी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, एक बहुत पुराना परसेप्शन है कि डिफेंस डील्स आर बाय एंड लार्ज डन बाय मिडलमैन इन सम फॉर्म और द अदर एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ करप्शन। मेरे ख्याल में कॉन्शियसली नरेंद्र मोदी ने इस चीज को वाइप ऑफ किया, इसको हटाया कि डिफेंस डील जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस देश के साथ ब्रह्मोस की डील हुई है, मैं वहां के अथॉरिटीज तक से मिला, उनसे बात भी की, तो ये जितना साफ सुथरे तरीके से संभव है, ये कुल मिलाकर वो ट्रांसपेरेंट कल्चर जो इस मोदी सरकार में आ रहा है। विनोद जी, नहीं, निश्चित रूप से डिफेंस डील को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, यूपीए सरकार के टाइम कुछ डिफेंस में हुआ ही नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। स्कॉर्पियन डील उसी टाइम में हुई, गुरस्कोप उसी समय आया, 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जैसी बड़ी डील हुई अमेरिका से, जिसके बाद ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर के। तो ये सब भी चीजें हैं जो हम किसी सरकार का मूल्यांकन करें तो उसकी उपलब्धियां और विफलताएं दोनों पर बात करें, क्योंकि हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जर्नलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे और ब्रह्मोस को लेकर ये अनियमितताएं सामने आई। जैसे पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अटैक किया है, और गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में कहा लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में खराब है। खड़गे के बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक कह रहे हैं पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस को मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस यहाँ पे कुछ बची नहीं है। थोड़े दिन में इनका सारा सुपड़ा वैसे भी जनता जवाब देगी, मैं जवाब देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर देखो, हम और कांग्रेस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे मूल्य अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं। देश के लिए ये ज़रूरी था कि हम साथ में आए। कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया है, कुछ राज्यों में किया है, पंजाब में नहीं हुआ है। तो ये आप आर पार वाले बोल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सुन रहे थे। आखिरी चरण का चुनाव इंडिया में फूट या विपक्ष में तनाव के तौर पर इसको देखना चाहिए, या फिर जाहिर सी बात है पंजाब के अंदर दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। मिल गठबंधन उसी समय से था जब दोनों के बीच में दिल्ली में गठबंधन किया गया, और इसी के चलते आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और पंजाब में कांग्रेस के नेता यदि बहुत जिद के साथ नहीं अड़ते तो मुझे लगता है पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब में कांग्रेस ने बुद्धिमानी किया, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी गलती कर बैठी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके।
अब ये जनता देख रही है कि दोनों दिल्ली में किस तरह की बात करते हैं। केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए कहते हैं इनको वोट करिए, और पंजाब में खड़गे कहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ नशे की लत लग रही है। हाँ। तो जनता सब देख रही है, और जनता को पता है कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो बच्चे की कसम खाए थे कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, और आज वही केजरीवाल जी कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे हैं और ठीक है। कांग्रेस के साथ साझा कर रहे हैं मंच में। लेकिन राकेश सर, जो बात आप कह रहे हैं विजय जी, ये पंजाब में कांग्रेस नेताओं की जिद की वजह से ये साथ में नहीं आ पाए, या फिर ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर देखा गया कि साहब जो विपक्ष की स्पेस है उसको क्यों बीजेपी और अकालियों के लिए छोड़ा जाए? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और वो दोनों साथ लड़ते तो ज़्यादा नुकसान होता। अब दोनों आएंगे तो कम से कम इंडिया गठबंधन में जो भी सीटें आएंगी वो दोनों इंडिया गठबंधन की सीट होगी। और गठबंधनों में ऐसा होता ही है कि कौन सी पार्टी किसके खिलाफ हो रहा है, लेकिन मैं समझता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस के उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। कोई कांग्रेस का कोई और नेता ये बात बोलता, पंजाब के राज्य स्तर के नेता बोल लेते, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको बोलेंगे तो आगे जब गठबंधन की बातें होगी तो उसमें चर्चा होती है। इसलिए प्रदेश स्तर के जो नेता होते हैं कांग्रेस के, वो इस पर चर्चा करते और बोलते कि भाई क्योंकि अभी इलेक्शन में पोस्चरिंग तो करनी है उनको आम आदमी पार्टी। ये जो बात आप कह रहे हैं, शायद ये परिपक्वता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर माना जाए कि परिपक्वता दिख रही है कि उनके जो बड़े नेता हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब में जाकर उस रूप में कांग्रेस पर अग्रेसिव या अटैकिंग नहीं हुए जैसे यहां पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चे पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ रुबन, आपका पॉइंट वैलिड है, और जो विजय कह रहे हैं मैं इसका एक कदम आगे जाते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा। देखिए, अभी की सिचुएशन समझिए, वो उसको प्ले आउट कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। ये गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, इसका क्या होगा, क्या भविष्य होगा 4 जून के बाद कोई नहीं जानता। तो वो उस समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी के समय को अपने एक दूसरे की पॉस्चरिंग करने के लिए। इसीलिए वो इस हद तक आ गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता जो है वो बोलने पर आ गए, क्योंकि असलियत ये है कि किसी को नहीं पता कि पोस्ट 4 जून ये जो गठबंधन बना है, हाँ। इसकी एक्चुअली क्या फ्यूचर है, इसकी रूपरेखा क्या होगी। सर बहुत संक्षेप नहीं, संक्षेप में यही है कि भाई देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। केरल में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बंगाल में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और पंजाब में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये तो पहले दिन से तय था कि इन तीनों राज्यों में जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आर पार देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर चूंकि मुख्य लड़ाई पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। अकाली और वही वो स्ट्रेटेजी वाली बात, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा हम अपना वोट खींचे।